कैसे हो बच्चों आप लोग। तो यार अपना जेई मेन का ना एक टॉपिक बचा था रीजनिंग। और अभी तुम्हारा 20th को एग्ज़ाम भी है, तो फिर मैंने सोचा कि आज इसको कवर कर देते हैं। और रिलेशंस तुमने देख लिया होगा वीडियो, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो ना, कुछ कुछ डाउट्स हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। और रीजनिंग बेसिकली यार एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें पक्का ही जाएगा। इसको ढंग से पढ़ लोगे तो हर साल एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और अपना यार ये 1 घंटे वाला है ना, ये प्रॉपर फिर वो लेक्चर वाला ही रहेगा। कुछ मतलब इधर उधर की बात हो नहीं पाएगी, क्योंकि अपनी चैट नहीं है ना, अपनी चैट रहती है तो ठीक रहता है। कुछ बकवास हो जाती है तो इसको अभी तुम लोग को लगे यार ये ज़्यादा थ्योरी हो गई है, तो इसको 2 शिफ्ट में देख लो तुम। वो तुम्हारे हिसाब से देख लेना, पर इसको प्लीज़ देख लेना पूरा, इसको पढ़ लेना यार ये क्या है। क्योंकि मैंने बताया ना, एक सवाल तो पक्का है ये। तो स्टार्ट करते हैं यार। मैथमेटिकल रीजनिंग में ना स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, 2 तरह के रहते हैं यार। कंपोनेंट स्टेटमेंट, जो जिसकी अभी अपन बात करेंगे काफ़ी देर तक, मतलब इसी की मोस्टली बात करेंगे। और एक रहते हैं ओपन स्टेटमेंट, ठीक है ना, ओपन स्टेटमेंट। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं बच्चों, जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, या तो ट्रू हो या फॉल्स, उसके सिवा कुछ भी नहीं हो। जैसे जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि 7+2 = 19, स्टेटमेंट है या नहीं है? बिल्कुल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हमेशा फॉल्स है, ये हमेशा फॉल्स है। 7+2 तो 19 नहीं होता है, 9 होता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। पर एक ऐसा स्टेटमेंट जैसे x+7 = 10, क्या ये एक कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट है क्या? तो ये कंपोनेंट स्टेटमेंट नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि यार किसका कॉल आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अभी यार मेरे को तो रिकॉर्ड पूरे एक ही उसमें करना रहता है ना, पॉज तो होता नहीं है इसमें, तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। तो x+7, एक से बस को मैसेज कर देता हूँ, कैन आई कॉल यू लेटर। हाँ जी, तो x+7 = 10। तो ये एक स्टेटमेंट है क्या बच्चों? ये एक कंपोनेंट स्टेटमेंट तो नहीं है, ये एक ओपन स्टेटमेंट है। ओपन स्टेटमेंट है क्योंकि यार ये x = 3 के लिए तो ट्रू है, पर बाकी हमेशा फॉल्स है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स ना हो उसको बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। पर अपन अभी तक बहुत टाइम तक डील करेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है ना, नाम याद कर लेना। तो आगे अपन बात करते हैं इसमें। और नोट्स भी बनाते चलो यार, ऐसा नहीं कि सर का देख के अपन बना देंगे, इसी को अपन कॉपी कर लेंगे। तो यार अच्छा, उसके बाद लिखना कि कंपोनेंट स्टेटमेंट की थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख देना कि अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स, मतलब या तो ट्रू का, और वी कैन से दैट, और वी कैन ऑल्सो से दैट, और वी कैन ऑल्सो से दैट, वी कैन ऑल्सो से दैट, वी कैन ऑल्सो से दैट statement whose truth value is fixed, statement whose truth value is fixed, ठीक है ना बच्चों। ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? जैसे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू है f, whose ट्रूथ वैल्यू इज फिक्स्ड। और उसी तरह से ओपन स्टेटमेंट में लिख देना कि स्टेटमेंट whose ट्रूथ वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है ना बच्चों, whose ट्रूथ वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इतना लिख देना फटाक से, ठीक है यार। तो उसके बाद अपन बात करते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स की। तो नाम से दिख रहा है कनेक्टिव, मतलब दो छोटे छोटे, मतलब कंपोनेंट स्टेटमेंट को जोड़ने वाले को, बीच वाले को जो कनेक्ट करता है उनको, उस वाले उसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो हेडिंग डालना लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स। और बच्चों एक सच बात ये भी है कि यार मैंने ना अपने, जब मैं पढ़ रहा था अपने टाइम पे, तो यार मैंने इस चैप्टर को छोड़ दिया था, बहुत गलती करी थी। मतलब मैंने तो इसलिए भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरा ऐसा था कि टारगेट एडवांस्ड था। पर वो यार बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप, मैं जब क्वेश्चन देखा और जब बाद में इसको मैंने देखा कि यार ये क्या होता है रीजनिंग,
तो फिर मेरे को पता पड़ा यार ये 4 नंबर तो मैंने फोकट के ही गवाए हैं, मतलब ठीक है ना। तो यार इसको ऐसा अपने को नहीं छोड़ के नहीं जाना है, इसको जो 4 नंबर है वो मिल रहे हैं उसको तो लेके ही अपने को लेके ही आना है, ठीक है ना। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, उस टाइम मैं एडवांस एडवांस करता रह गया, पर यार ये भी ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि ठीक है। अरे यार एक फिर कॉल आ गया बच्चों, सॉरी यार। हेलो, हाँ बोलो। हाँ वो कल तक हो जाएगा यार, अभी तो मैं लेक्चर में था ना। ओके, ठीक है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखना लॉजिकल कनेक्टिव्स में दीज आर यूज टू जॉइन टू दीज आर यूज्ड टू जॉइन। आज क्या रात को नहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, शाम के वक्त अभी कर रहा हूँ, 7 बजे हैं अभी, 7:15, तो इसलिए थोड़े बहुत कॉल आ रहे होंगे, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। दीज आर यूज टू जॉइन टू सिंपल स्टेटमेंट्स, टू सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल या फिर कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, ठीक है ना बच्चों। देखो बहुत ज़्यादा मैं लगभग ऑप्ट थ्योरी में आपको दे दूंगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं अपन लिखवाने की ज़रूरत है कि किस टाइप के स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना। इम्पेरेटिव अगर वो भी तुम बोलोगे तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा, 5 मिनट का है वो, ठीक है ना। पर अभी अपन काम काम की बातें पहले सारी कर लेते हैं यार, ठीक है ना। तो विच आर यूज टू जॉइन टू सिंपल स्लैश कंपोनेंट स्टेटमेंट्स टू गेट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, टू गेट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, टू गेट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है ना बच्चों। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कैसे कैसे होते हैं वो अपन अच्छे से देख लेते हैं यार। तो इसमें लिखना, हाँ जी, लॉजिकल कनेक्टिव सिंबल और टर्म यूज्ड। तो देख लेते हैं बच्चों, जैसे क्या क्या होते हैं कनेक्टर्स, क्या क्या होते हैं। तो सबसे सिंपल और कनेक्टिव, और को कैसे दिखाते हैं ये मैं बता रहा हूँ बच्चों, बहुत हद तक। तो फिलहाल तो मैं सेट थ्योरी की थोड़ी लेट बात करूँगा अभी से आधे घंटे बाद, पर बहुत हद तक बच्चों पता है सेट थ्योरी चलती रहेगी। देखो ना, याद है यूनियन होता था, ये जो वी शेप का सिंबल है ना, यूनियन की तरह ही एक्ट करता है। जैसे फिर एक अपना आता है एंड, तो एंड जो कनेक्टिव होता है उसका ऐसा इंटरसेक्शन, याद है ना, इंटरसेक्शन में भी अपन तो एंड ही बोलते थे ना, मैं हिंदी में बोलता था। अच्छा, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन, इसको बोलते हैं कंजंक्शन, फिर नॉट, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं नेगेशन, फिर आता है इफ डैश 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 देन, मतलब अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, इम्प्लाई कर रहा है ना ये कुछ। और फिर आखिरी है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ, इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये ऐसा और ऐसा, डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, एक एक करके सारे समझेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आप देखोगे ना, तो यार ये जो कनेक्टर है कौन से, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, दीज फोर आर, दीज फोर आर बाइनरी कनेक्टिव्स। बाइनरी कनेक्टिव्स समझ रहे हो बच्चों, बाइनरी कनेक्टिव्स। थोड़ी थ्योरी है बच्चों, मेरे को पता है, पर प्लीज़ पढ़ लो यार। अभी तो बहुत थ्योरी आएगी, चिंता मत करो तुम। दीज फोर आर बाइनरी कनेक्टिव्स, बाइनरी मतलब दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे। देखो ना, राम शिक्षक है, या राम इज़ अ टीचर और ही इज़ एन इंजीनियर, तो ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, ये भी दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है। पर नॉट के लिए एक ही स्टेटमेंट बहुत है, राम इज़ अ टीचर, और इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, राम इज़ नॉट अ टीचर। तो ये बाइनरी नहीं है, ये यूनरी कनेक्टिव हो जाएगा।
ठीक है ना बच्चों। तो इसको लिख भी सकते हो यार, यूनरी कनेक्टिव और बाकी सारे बाइनरी कनेक्टिव। ठीक है बच्चों। तो अब जैसे अब एक एक करके इनको सबको समझ लेंगे। इसको छाप लेना पहले फटाफट। छापा? ठीक है बच्चों। तो अब हेडिंग डाल देना ट्रूथ टेबल। क्या होती है इसको समझ लो। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल यार वैसे पता है उतनी ज़्यादा मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इसमें पेपर भरना पड़ता है। इससे अच्छा सेट थ्योरी से अपन करेंगे ना, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा नो डाउट, पर यार थोड़ी चीज़ें हवा में हो जाती है फिर उसमें। तो लिखना एक, देखो मैसेज भी आया मेरे पास, आपका रीजनिंग का वीडियो कब अपलोड करने वाले हो, टेस्ट इस वीक में है उसके लिए, अभी आज ही आ जाएगा वीडियो यार। तो इसमें लिखना यार ट्रूथ टेबल में क्या होती है। ट्रूथ टेबल, द ट्रूथ टेबल ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, द ट्रूथ टेबल of a compound statement is its truth value. So compound statement is its truth value under different possible cases. Different possible cases of truth values of its component statements, of its components। अरे बहुत आसान है, अभी देखते हैं फटाफट। कंपोनेंट मतलब समझ रहे हो ना, छोटे छोटे स्टेटमेंट। कंपोनेंट सिंपल स्टेटमेंट को मैंने बोलता ना कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। जैसे कि देखो, अब एक टेबल ही बना देता हूँ मैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इसको छाप लेना बच्चों। हाँ जी, टेबल के लिए भी एक टूल तो हुआ करता था यार, लाइन एकदम सीधी खींचती थी उस। हाँ माशाल्लाह, गजब गजब गजब। हाँ बच्चों, तो बनाते हैं अपन, टेबल बना देते हैं एक। ये देखो क्या बोला अपन, किसकी टेबल बनाएंगे, द ट्रूथ टेबल ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और तुमको भी अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक स्टेटमेंट हो गया, या ये हो गया अपना सीरियल नंबर, ये एक स्टेटमेंट पी, ये एक स्टेटमेंट क्यू, गजब सेटिस्फाइंग है। तो फिर ये पी यूनियन क्यू, या फिर पी और क्यू वाली जो बात है, फिर ये इंटरसेक्शन वाली बात है, पी इंटरसेक्शन क्यू बच्चों। फिर नेगेशन पी, नेगेशन पी, फिर नेगेशन क्यू भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पी इम्प्लाइंग क्यू, या पी इम्प्लाइज क्यू, फिर क्यू इम्प्लाइज पी, और फिर फाइनली डबल इम्प्लीकेशन वाला। इतना मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। ठीक है ना बच्चों, साथ के साथ तुम भी टेबल बनाते ही चलो, और एक एक करके सारा समझ लेंगे, बहुत आसान है। ट्रूथ टेबल भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, समझ में तो आनी चाहिए। ठीक है ना, एक मिनट बस, इसको अपन हाँ जी बच्चों, तो ये एक स्टेटमेंट है पी, अबे यार अब भी क्या सीधा ही करेगा क्या। हाँ, ये स्टेटमेंट है एक पी, ये है क्यू, ये है पी और क्यू, ये है पी एंड क्यू, ये है नेगेशन पी, ये है नेगेशन क्यू, ये पी इम्प्लाइज क्यू, ये क्यू इम्प्लाइज पी, ये पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ठीक है ना बच्चों, तो इसको एक एक करके देखते चलते हैं। और ये हो गया सीरियल। ठीक है बच्चों, तो यार पहले तो 4 केस अपन बना देते हैं। मतलब देखो पी और क्यू क्या क्या हो सकते हैं, या तो दोनों टी टी हो सकते हैं। इसको मैं भरता हूँ ब्लू पेन से। या ट्रू ट्रू ट्रू
फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। यही 4 चीज़ें हो सकती है बच्चों, ठीक है ना यार। अब एक एक करके सारी अपन समझ लेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पी ट्रू है, क्यू ट्रू है, तो पी और क्यू मतलब सुनना सुनना सुनना, राम, देखो 2 बातों में से अगर एक भी बात सही हुई तो यूनियन तो सही हो ही जाएगा ना बच्चों, समझना। जैसे राम इज ए टीचर और हार्ड वर्किंग, तो अगर हार्ड वर्किंग हुआ या फिर टीचर हुआ, दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ये तो ट्रू हो ही जाएगा। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, बस ये फॉल्स। वापस सुनना, राम इज ए, मान लो राम टीचर है और हार्ड वर्किंग भी है, दोनों है राम, ठीक है ना। तो अब मैं पूछता हूँ, राम इज ए टीचर और हार्ड वर्किंग, क्या सही है? हाँ सही है। या फिर अब राम इज ए, अब अगला स्टेटमेंट है, राम इज ए डॉक्टर और हार्ड वर्किंग, माना डॉक्टर नहीं है पर हार्ड वर्किंग तो है ना, बस 2 में से एक सच है तो और वाला सच हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पर एंड वाला वही है, यूनियन जैसा है, मतलब एंड वाले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? एंड वाले के लिए ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू हो, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होगा। ये समझ में आता है? क्योंकि देखो, मान लो राम टीचर है और हार्ड वर्किंग है, तो राम इज ए टीचर एंड हार्ड वर्किंग, सच है क्या? बिल्कुल सच है। राम इज ए डॉक्टर एंड हार्ड वर्किंग, सच है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई, डॉक्टर नहीं है वो, तो फॉल्स हो गया। राम इज ए टीचर एंड लेजी, गलत बात है, लेजी नहीं, हार्ड वर्किंग है। राम इज ए डॉक्टर एंड लेजी, ये भी गलत बात है। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत आसान है यार, ठीक है ना बच्चों। नेगेशन तो बहुत आसान है, नेगेशन तो जस्ट उल्टा कर दो। टी टी एफ एफ था तो ये कितना हो जाएगा? एफ एफ टी टी, और इसका कितना हो जाएगा बच्चों? एफ टी एफ टी। बस जो पी का नेगेशन है, तो अगर पी ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा। जैसे राम अगर टीचर है मान लो, तो अगर मैं बोलता हूँ राम इज़ ए टीचर तो वो ट्रू है, राम इज़ नॉट ए टीचर वो फॉल्स हो जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक तो आसान है। थोड़ा सा बच्चों जो दिमाग लगता है ना वो यार पी इम्प्लाइंग क्यू में लगता है यार, अब इसको अच्छे से समझ लेना बच्चों। देखो सीधी सी बात है, पहले मैं तुमको याद करा देता हूँ, याद तो इसको रखना ही है कि बस जब ये फॉल्स हुआ ना तभी ये पी इम्प्लाई क्यू फॉल्स होगा, वरना हमेशा ट्रू होगा। अब इसको मैं समझा देता हूँ, चिंता मत करो बस यार। अभी ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें बच्चों, तुम यार थोड़ा सा पेशेंस मार के बैठना बच्चों यार, ठीक है ना, थोड़ा सा धीरज रखना। अब अच्छे से समझो। देखो अब यार अब तुम बोलोगे सर इसका प्रॉपर इंग्लिश में तो सर फील नहीं आ रहा है, पर थोड़ा आएगा, थोड़ा बहुत आ जाए उतना भी बहुत है यार बच्चों, क्योंकि सेट्स में अपने कोई फील बहुत काम आने वाला है। तो अब सुनना बच्चों, फील कि मान लो राम टीचर था और हार्ड वर्किंग था ना, तो राम इज़ ए टीचर, इट इम्प्लाइज ही इज़ हार्ड वर्किंग, या ऐसा, इफ़ राम इज़ ए टीचर देन ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो अगर दोनों सच है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना, इफ़ राम इज़ ए टीचर देन ही इज़ लेजी, गलत हो गया ना यार ये। हाँ, इफ़ राम इज़ ए डॉक्टर देन ही, अब यार जब पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है, राम तो डॉक्टर है ही नहीं ना। इफ राम अगर राम डॉक्टर हुआ, अबे यार अगर की क्यों बात कर रहा हूँ जब डॉक्टर है ही नहीं, तो ये बात तो गलत बोली नहीं है मैंने, समझ रहे हो। राम तो बेचारा टीचर है। अगर कोई 3 लोग बात करते ना यार, अगर ये डॉक्टर होता ना भाई साहब, तो अपन बोल देते ना हाँ सच बोल रहा है यार, अपन एग्री कर जाते हैं। याद हो ना तुम वो उस भीड़ में बैठे हो तुम, भाई मैं कह रहा हूँ ना यार, अगर सचिन उस टाइम ऐसा करता ना तो ऐसा हो जाता, अपन बोलते हैं हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है यार। अपन कहाँ बहसबाजी कम करते हैं ना। तो बस याद रखने के लिए बेस्ट है कि जब पहला ही फॉल्स हो गया मतलब राम तो फॉल्स, अब ये इम्प्लाई करे मतलब कुछ भी हो, अगर ये वाली बात ही सही नहीं है ना तो अपन इसको ट्रू बोल दिया और इसको भी ट्रू बोल दिया। मतलब कुल मिला के पी इम्प्लाई क्यू कब फॉल्स होता है बच्चों? जब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, ठीक है ना। उसी तरह से क्यू इम्प्लाइंग पी कब फॉल्स हो जाएगा? जब सेकंड मतलब पी वाला फॉल्स हो। पी वाला जब फॉल्स हो, ये फॉल्स था, ये देखो पी फॉल्स है, यहाँ पे आ जाएगा एफ। बाकी हर वक्त जब ये ट्रू, जब ये फॉल्स है तो भी ट्रू, क्योंकि यार अगर वो है ही नहीं ना ये, तो अपन बोल देते हैं हाँ ठीक है यार, ठीक है ना बच्चों। अब ये इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है? इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, इसका और इसका, मतलब समझ रहे हो ना, पी इम्प्लाई क्यू एंड क्यू इम्प्लाई पी होता है ना, पी इफ एंड ओनली इफ वाले मतलब। तो बस तो इन दोनों में ना, ये इसको ध्यान से देख लो। एक सेकंड में मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये देखो बच्चों, बस इसको देख लो और इसमें आप एंड गेट लगा दो। एंड गेट बोल रहा हूँ मैं, मतलब वही एंड वाला जो था कि ट्रू तो ट्रू, फॉल्स एफ एंड टी, तो एफ हो जाता है
ये भी एफ हो जाता है और ये ट्रू हो जाता है। समझ में आया क्या बच्चों कि यार वो इफ़ एंड ओनली इफ कब होगा, जब ये भी हो, जब पी क्यू को इम्प्लाई करे और क्यू पी को इम्प्लाई करे, दोनों काम होने चाहिए ना यार, तब जाके इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं बच्चों, अगर आपको याद हो तो ये ट्रुथ टेबल है ना, इसको मैं याद करने की और भी मैं इसमें टेक्निक बोलूँगा, पर फिलहाल इसको इतना तो याद ही रखो आप लोग, इतना तो याद ही रखना है बच्चों आप लोग को यार, ठीक है क्या। इसको अच्छे से छाप लेना, ये चीज़ याद रखनी कौन कुल मिला के टी एफ एफ टी वाली, और इसमें मैं अभी बता भी दूंगा इसको। अब जब अपन सेट्स से समझेंगे ना बच्चों, थोड़ी देर में अपन बस अगला अपना सेट्स से ही समझने वाले हैं। ट्रूथ टेबल बनाना क्या होता है ना बच्चों यार, ट्रूथ टेबल बनाना मतलब हमेशा बहुत आसान नहीं होता है यार, इतने लंबे लंबे पेपर फालतू खर्च हो जाते हैं। तो छाप लेना बच्चों इसको, थोड़ा सा इसको मैं सीधी लाइन खींच देता हूँ ना, वीडियो बन रहा है तो छाप लो इसको, आराम से छाप लो। ये क्या टाइम पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। ये क्या मेरा ओसीडी ट्रिगर हो जाता है इसमें। ओके बच्चों, तो ये टेबल काम की है यार, ठीक है ना। अब यार अपन देखो, अपन क्या करेंगे ना, अगर अपने को सेट्स वाला फंडा आता है ना, अगर सेट्स वाला फंडा आता है ना, तो अपने को ये ट्रूथ टेबल वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं बच्चों। कैसे नहीं पड़ेगी वो अपन समझ लेते हैं। देखो बच्चों, तो इसमें लिखना सेट थ्योरी, सेट थ्योरी इन रीजनिंग लिख देना, सेट थ्योरी इन रीजनिंग। यहाँ से अब बच्चों आपका दिमाग में लगवाऊंगा। अगर बच्चों देखो आपका आज का हो गया है तो आप यहाँ पे पॉज कर दो, एग्जैक्टली तुम कल यहाँ से कंटिन्यू करना। मेरे को नहीं लगता ऐसा हो गया होगा इतना जल्दी भी, इतना अभी तुम कच्चे नहीं हो वैसे, ठीक है ना। अब सेट थ्योरी अपन पढ़ लेते हैं बच्चों। सेट थ्योरी क्या होती है, तो पहले अपन दो ही स्टेटमेंट लेके पढ़ते हैं, दो ही स्टेटमेंट लेके पढ़ते हैं। तो सेट्स से देख लेते हैं बच्चों। एक सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है ना बच्चों। इसका नाम मैंने रखा P, इसका नाम मैंने रखा Q। ये थोड़ा बड़ा हो पाएगा बच्चों, ऐसी मस्ती करें अगर अपन तो जाने दो, क्यों बड़ा करना है अपने को। हाँ बच्चों जाने दो। तो अब देखो बच्चों, मैं इसको ना बड़ा बना ही देता हूँ यार, वो क्या रीजन्स पता नहीं पड़ेगी ना मेरे को, तो थोड़ी सी फील आ जाए बस, मैं चाहता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो यार ठीक है, और दो सर्कल्स हैं, तो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। अच्छा बच्चों, इसको मैंने बोला है इस सेट का नाम है P, या इस स्टेटमेंट का नाम है P, इस स्टेटमेंट का नाम है Q। तो बच्चों मैं रीजन्स बोल रहा हूँ, जैसे ये है पहली रीजन, ये बीच वाला जो है ना चांद वो दूसरी रीजन, ये तीसरी रीजन, और बाहर वाली चौथी रीजन, ठीक है ना बच्चों। जो पहली रीजन है बच्चों, देखना जो पहली रीजन है वहां पे कौन ट्रू है, वहां पे P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है, मानते हो बच्चों। जो सेकंड रीजन है वहां पे P भी ट्रू है, क्योंकि P भी हो रहा है ना, जो चीज हो रही है वो ट्रू है, और Q भी ट्रू है। थर्ड में Q ट्रू है पर P फॉल्स है, और फोर्थ में दोनों फॉल्स है बच्चों। समझ में आ रहा है। तो रीजन अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4, और अगर मैं बात करता हूँ P और Q की, तो 1 में P ट्रू है, Q फॉल्स है, 2 में दोनों ट्रू है, थर्ड में P फॉल्स है, सॉरी, और फोर्थ में दोनों फॉल्स है बच्चों, ठीक है ना। समझ लो जहाँ पे रीजन। अच्छा अगर मैं बात करूँ, तुम इसको छाप लेना, अगर मैं तुमको बात करूं कि नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी वाली कौन सी रीजन है, अगर ऐसी कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, अगर बात करूं नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी मतलब समझ लो जहाँ पे पी नहीं हो रहा है, जहाँ पे पी नहीं हो रहा है, तो पता है कौन कौन सी रीजन हो जाएगी। पी कौन सा है, पूरा ये वाला है, इसका नेगेशन मतलब कौन कौन सी रीजन हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, 3 4, यहाँ पे ये ट्रू है। तो अगर मैं बात करूँगा नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी थर्ड रीजन में ट्रू होगा, फोर्थ रीजन में भी ट्रू होगा, 1 और 2 में नेगेशन ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ पी और क्यू, पी और क्यू कहाँ कहाँ ट्रू होंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नेगेशन पी ट्रू होगा, ट्रू होगा, है ना बच्चों, 3 और 4 में। उसी तरह से P और Q कहाँ कहाँ ट्रू होंगे, यूनियन वाली बात तुम सब जानते हो अच्छे से, कहाँ कहाँ होगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 में P यूनियन Q या और Q ट्रू होगा,
ट्रू होगा, है ना बच्चों। और वही अब तुमको पता है यार, पी एंड क्यू की कौन सी रीजन है, पी एंड क्यू की रीजन है टू, जहाँ पे पी और दोनों क्यू दोनों हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो पता है बच्चों, रीजन वाइज देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट, अरे भाई हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट तो है पी इम्प्लाइंग क्यू की रीजन देखना, पी इम्प्लाइंग क्यू की रीजन देखना। तो यार अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अब समझ लो ना, पी इम्प्लाइंग क्यू। तो अब इसके लिए थोड़ा सा धीरज रखेंगे बच्चों, और अब ये सोचो, अब मैं ट्रुथ टेबल पे आता हूँ, थोड़ा सा बस एक बार अपने को याद हो गया ना तो काम हो जाएगा। पी इम्प्लाइंग क्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ पे जब पी और क्यू जहाँ दोनों होते थे वहाँ वो ट्रू होता था, बाकी हर जगह फॉल्स होता था। मानते हो क्या बच्चों? सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे पी ट्रू होता था, क्यू फॉल्स होता था, वहाँ पे वो फॉल्स होता था, वरना हर जगह ट्रू होता था। अच्छा, अब ऐसी रीजन बताओ बच्चों जहाँ पे पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है। आराम से। ऐसी रीजन जहाँ पे पी ट्रू है, अरे सीरी ने, हाँ, जहाँ पे पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है। कौन कौन सी ऐसी रीजन है मैं बताऊं? ये वाली रीजन हो जाएगी बच्चों, वन वाली, रीजन वन हो जाएगी। तो रीजन वन में ये फॉल्स होगा, रीजन वन में मैं थोड़ा ये एरो को ना एक सेकंड ना बच्चों, ऐसे कर देता हूँ। हाँ बच्चों, रीजन वन में ये चीज़ फॉल्स होगी, बाकी 2, 3, 4 में पी इम्प्लाइंग क्यू ट्रू होगा। आराम से सोच लो बच्चों, आराम से सोच लो, बस ये याद रखना है पी इम्प्लाइंग क्यू का अड्डा कौन सा है, 2, 3, 4। ये याद रखना है पी इम्प्लाइंग क्यू का अड्डा कौन सा है, 2, 3, 4। काम आएगा बच्चों। ये देखो थोड़ी सी बातें अभी और पेचीदा होंगी, वापस समझ लो। ये सिर्फ कहाँ फॉल्स है, जहाँ पे क्यू फॉल्स है और पी ट्रू है। अब आप खुद ही, मतलब क्यू नहीं है, पी है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे क्यू नहीं है, पी है? ऐसी जगह है वन, वहाँ पे ये नहीं होगा, मतलब वहाँ पे ये फॉल्स होगा। तो बस वन में ये फॉल्स है, 2, 3, 4 में ट्रू है। ये समझ में आया होगा बच्चों यार, ठीक है ना? बस ये याद रख लो, 2, 3, 4 में इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, मतलब ये ट्रू होगा 2, 3, 4 में। उसी तरह से बच्चों एक और रीजन याद रख लेना। अच्छा, उसी तरह से आप सभी बता सकते हो क्यू इम्प्लाइंग पी की रीजन क्या हो जाएगी? अब कॉमन सेंस से कितनी हो जाएगी? 2, 3, 4 उसकी 3, तो 1, 2, 4 हो जाएगी। मानते हो क्या? 1, 2, 4 में क्यू इम्प्लाई पी ट्रू होगा। बच्चों पता है, ये याद हो जाए ना तो भी देखो, पी का हो गया 2, 3, 4, तो वो सिमेट्री से कह सकते हैं क्यू पी का 1, 2, 4। और अब डबल इम्प्लीकेशन का मैंने क्या बताया था? डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है? इन दोनों का एंड गेट, मतलब इन दोनों का कॉमन रीजन। एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है ना बच्चों, एंड। देखो आप याद करो, ये ट्रुथ टेबल बनी है, मैंने ये लाइट ग्रीन में बताया था मैंने कि पी इम्प्लाइंग क्यू एंड क्यू इम्प्लाइंग पी भी लिख सकते हैं इसको। तो एंड गेट मतलब क्या होता है? कॉमन रीजन होती है ना एंड, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, मतलब तो ए और बी में कॉमन देखते हैं ना, उसी तरह से इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2, 3, 4 और 1, 2, 4 में कॉमन क्या क्या है? 2, 3, 4 और 1, 2, 4 में कॉमन जहाँ तक है मेरे को दिख रहा है 2, 4। और आप इसको ट्रुथ टेबल से भी समझ सकते हो बच्चों। पी डबल इम्प्लाई क्यू में क्या था? कहाँ ट्रू था? जब या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, मतलब या तो जहां दोनों प्रेजेंट हो या दोनों एब्सेंट हो। दोनों प्रेजेंट कहाँ पे? रीजन नंबर 2 में देखो दोनों प्रेजेंट है बच्चों, रीजन नंबर 2 में दोनों प्रेजेंट है, और रीजन नंबर 4 में दोनों एब्सेंट है, मतलब दोनों फॉल्स हैं। बच्चों थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना ही पड़ेगा यार, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आराम से आप रिवाइंड करके देख लो ना वापस, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या बच्चों? अच्छा, अब थोड़ा पी इम्प्लाई क्यू पे और प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा ना अपन, पी इम्प्लाइंग क्यू पे थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। और डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, और वरना इसके नीचे कमेंट्स में लिख देना, तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की यार। हाँ बच्चों, अब एक बार अपन फिर से फोकस अपना का डालते हैं पी इम्प्लाइंग क्यू पे। रीजन क्या? 2, 3, 4, 2, 3, 4 याद रखनी है। 2, 3, 4 मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं? बोल सकता हूँ क्या? वन छोड़ के ऐसा 1 बार लगा सकता हूँ, या फिर ऐसे कह सकता हूँ 1 का बार, ऐसा रीजन नंबर 1 का नेगेशन,
मतलब ऐसे ही समझ में आना चाहिए, है ना। तो और क्या बोल सकते हैं इसको, ये तो 1 बार तो कुछ खास अच्छा नाम नहीं हुआ, अच्छा नाम रखना है अपने को, अच्छा नाम रखना है। 2 3 ऐसा 2 3 4 अपने को लाना है ना, 2 3 4 लाना है बच्चों। 2 3 4 रीजन पता है कैसे आ जाएगी, अब सेट से जाओ बच्चों, सेट से जाओ तो पता है 2 3 4 रीजन कैसे आ जाएगी। अगर आप देखो तो पी इंटरसेक्शन क्यू बार का होल बार ज़्यादा जल्दी बोल दिया क्या, वापस सुनना। पी इंटरसेक्शन क्यू बार, देखो क्यू बार मतलब क्यू को छोड़ के सारी दुनिया, और पी इंटरसेक्शन क्यू बार में क्या आ जाएगा बच्चों, रीजन 1। रीजन 1 को कैसे डिफाइन करते हो बच्चों, आप खुद ही बताओ ना, रीजन 1 को कैसे डिफाइन करते थे सेट्स में, ये रीजन 1 है, पी इंटरसेक्शन क्यू बार, है ना बच्चों। और इसको छोड़ के सब कुछ चाहिए तो क्या बोल दूंगा, पी इंटरसेक्शन क्यू बार मतलब नेगेशन हो जाएगा ना, का होल बार, होल बार। नहीं समझे बच्चों, नहीं समझे क्या, सोचो ना सोचो ना, पी इंटरसेक्शन क्यू बार का होल बार। और अगर आपको डीमॉर्गन्स थ्योरम याद हो तो जब ऐसे ऐसा होता था, मैं फिर से याद दिला देता हूँ, पी इंटरसेक्शन या ए इंटरसेक्शन बी होता था ना, उसमें ए इंटरसेक्शन बी बार का होल बार होता था, तो बार की बारिश होती थी और इंटरसेक्शन का बार यूनियन में तब्दील हो जाता था। ये याद है आपको, डी मॉर्गन्स लॉ, ये तीनों पे बार आएगा, इंटरसेक्शन का बार बन जाएगा यूनियन। तो फाइनली ये क्या हो गया, पी का बार ये बन गया यूनियन, यूनियन क्यू। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब 2 3 4 अगर आपको नहीं भी याद है, ये तो याद कर ही लेना मित्रों, ये तो, क्योंकि जैसे ही आप इसको इसमें लिख देते हो ना, खेल सेट्स में आ जाता है, सेट्स में, समझ रहे हो, सेट में। अब कितना भी बड़ा हो जाए, पी इंटरसेक्शन क्यू का इंटरसेक्शन क्यू से आर का होल नेगेशन, और ऐसा लंबा चौड़ा, कितना भी लंबा चौड़ा लिख रखा हो, पर एक बार जैसे ही आपने इसको इसमें लिख दिया तो ये जो है वो सेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। फील आ रही है क्या, तो ये याद रखना बच्चों यार, ये प्लीज़ इतना याद रख लेना कि पी इम्प्लाई क्यू का क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू, या फिर सेट्स में बोलूँ तो पी बार यूनियन क्यू, पी बार यूनियन क्यू। ठीक है क्या बच्चों, छाप लेना इसको फटाफट बच्चों और समझ भी लेना। अभी डबल इम्प्लाई वाला भी अपन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये तो याद हो ही गया अपने को, अब एक और क्या याद करना है। वैसे डबल इम्प्लाई वाला पता है याद करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, मतलब थोड़ा सा ऐसे मैं रफ में करके दिखाऊं तो देखो, पी से क्यू ये अभी अपन ने सीखा, ये यूनियन क्यू, और क्यू से पी कितना हो जाएगा, फिर से इस पे क्यू यूनियन पी, और इन दोनों का इंटरसेक्शन होता था, याद है क्या आपको, तो ये कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ से अगर मैं लिख दूँ पी डबल इम्प्लाई क्यू वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों, ये वैसे तो देखो दोनों तरह से बता दूंगा मैं, दोनों तरह से बता दूंगा, पर ये कह सकता हूँ क्या बच्चों में कि पी बार यूनियन क्यू इंटरसेक्शन क्यू बार यूनियन पी, एक तो इस तरह से भी कह सकता हूँ बच्चों, ठीक है ना। और अगर आपको इस तरह से नहीं जमता है बच्चों, अगर आपको इस तरह से नहीं जमता है तो अपन रीजन वाइज देख लेते हैं, रीजन वाइज सब बता दूंगा मैं बच्चों। रीजन वाइज क्या होता है बच्चों, रीजन नंबर 2 और 4, 2 और 4, रीजन नंबर 2 का पता है क्या नाम है, या फिर रीजन नंबर 2 का पता है क्या नाम है, रीजन नंबर 2 का नाम होता है पी इंटरसेक्शन क्यू, मानते हो ना बच्चों। 2 और 4 दोनों चाहिए मुझे, 2 और 4, ठीक है ना बच्चों। तो 2 रीजन तो आ गई, यूनियन 4 वाली रीजन भी चाहिए। 4 रीजन का क्या नाम है पता है बच्चों आपको, पी यूनियन क्यू का होल बार, मानते हो क्या बच्चों, पी यूनियन, थोड़ा सा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही है, पी यूनियन क्यू का होल बार। अच्छा बच्चों, मैं वो डी मॉर्गन्स लॉ लगा दूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन डी मॉर्गन्स लॉ लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, नेगेशन पी इंटरसेक्शन नेगेशन क्यू। आराम से सोच लो बच्चों, ठीक है क्या। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है बच्चों, और बाकी अभी एक एक करके और अपन समझते जाएंगे। तो
ठीक है बच्चों, हेडिंग डालना इम्पोर्टेंट नोट, इतना छापने के बाद हेडिंग डालना इम्पोर्टेंट नोट। ये मेरा लेक्चर तैयार हुआ है बच्चों 1 घंटे या 1.5 घंटे जितने का भी तैयार होता है, पर आपके लिए इसको करना है आपको आराम से 3 घंटे में, जब तक मैं रिप्लाई कर दूं कि आज मैं लेक्चर डाल दूंगा। यार बच्चे फालतू परेशान हो, इसको छाप लेना। हाँ बच्चों, तो अब सुनना, आगे सुनते हैं। तो नोट में अब अपन एक एक करके सारे देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, डिसजंक्शन और ये सारे अपन देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट नोट में लिखना, पहला है डिसजंक्शन, या फिर और भी बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना बच्चों। तो और तो यार अभी आपको मैंने बता ही दिया। और क्या हो जाएगा बच्चों, जब ऐसे सेट्स बने हुए हैं, बहुत ही आसान है बच्चों, ये तो अब थोड़ा टाइम पास है ना बच्चों, अभी 5 मिनट तो बस। ऐसे सेट्स बने हुए हैं, तो अगर ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो P और ये P है, ये Q है, तो कौन कौन सी रीजन हो जाएगी बच्चों, P यूनियन Q क्या हो जाएगा, कौन कौन सी रीजन हो जाएगी, 1, 2 और 3। मानते हो क्या बच्चों, 1, 2, 3, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो 1 2 3 में P यूनियन Q ट्रू होगा, 4 में फॉल्स होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब अगर अपन इसको फील लें, अपनी ट्रूथ टेबल से भी फील लें, थोड़ी सी याद करो ट्रूथ टेबल क्या थी, तो थोड़ा सा और फील, थोड़ा सा आपके दिमाग का इस्तेमाल और करना चाहूँगा। ये देखो बच्चों, ऐसे फटाफट अगर अपन ट्रूथ टेबल बना दें, ये P है, ये Q है, ये P यूनियन Q है, ये P, ये Q, ये P यूनियन Q, ट्रू या ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। अच्छा बच्चों देखिए ना, 1 2 3 रीजन में P यूनियन Q ट्रू होगा। चलो बात करते हैं P यूनियन Q की। तो देखो बच्चों, जब दोनों ट्रू है, तो रीजन कौन सी है, आराम से सोचो बच्चों, जब दोनों ट्रू है रीजन कौन सी है, रीजन नंबर 2 है बच्चों। देखो रीजन नंबर 2 में दोनों ट्रू होते हैं, क्या वहाँ पे ट्रू है क्या P यूनियन Q, बिल्कुल ट्रू है। जब आराम से जब P ट्रू है Q फॉल्स है, रीजन कौन सी बच्चों, जब P ट्रू Q फॉल्स, सोचो आराम से सोचो, कौन सी रीजन है जहाँ P ट्रू Q फॉल्स, रीजन नंबर 1 है। देखो ये रीजन नंबर 2 थी, ये है रीजन नंबर 1, वहाँ पे भी ट्रू है, ये लिख रखा है ना मैंने, 1 2 3 में ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा। अच्छा, फिर P फॉल्स Q ट्रू, P फॉल्स Q ट्रू, वो है रीजन नंबर 3, वहाँ पे भी ट्रू होगा। और दोनों फॉल्स मतलब रीजन नंबर 4, वहाँ पे ये फॉल्स होगा। तो समझ रहे हो बच्चों कैसे हमने सेट थ्योरी से ट्रूथ टेबल बनाई। अपन ने वो ट्रूथ टेबल का वो वाला फंडा कुछ याद नहीं रखा, प्रॉपर अपन सेट्स से ही जा रहे हैं, प्रॉपर अपन ने रीजन देख ली कि हाँ इस रीजन में ये काम होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यार उसके बाद सेकंड लिखना इसको छापने के बाद, सेकंड है कंजंक्शन, या फिर इसको एंड भी बोल सकता हूँ बच्चों। तो फिर से यार अब तुमको पता है बच्चों, बार बार मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार और बना देते हैं। अरे क्या हो रहा है, ये कहाँ पे ट्रू है बच्चों, रीजन नंबर 2 में, सिर्फ रीजन नंबर 2 है। अगर ये P है, ये Q है, तो P इंटरसेक्शन Q इज ट्रू ओनली इन रीजन नंबर 2, ओनली इन 2, ठीक है ना बच्चों, सिर्फ रीजन नंबर 2 में ही ट्रू होगा। अच्छा, और कभी कभी ना एंड की जगह पता है क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, समटाइम्स वर्ड्स लाइक yet, but, though, still, ये सब यूज होते हैं बच्चों। इसका मतलब ही एंड ही है, जैसे
राम इज़ अ डॉक्टर यट हार्ड वर्किंग, इसका मतलब यही है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि राम इज़ अ डॉक्टर एंड हार्ड वर्किंग ट्रू है या नहीं, इस तरह से जो भी दिया होगा, ठीक है ना बच्चों। यट राम इज़ अ डॉक्टर बट हार्ड वर्किंग, बट मतलब भी एंड ही होता है, मतलब अपने मैथमेटिकल रीजनिंग में कि बट मतलब भी वो कंजंक्शन ही बताना चाह रहा है कि राम, देखो अगर राम डॉक्टर है, राम डॉक्टर है और हार्ड वर्किंग है, अगर राम हार्ड वर्किंग है तो राम इज़ डॉक्टर बट लेजी फॉल्स हो जाएगा। वापस सुनना, राम डॉक्टर है, राम को मैं जानता हूँ भाई, राम डॉक्टर है और हार्ड वर्किंग है, तो अब अगर एक सेंटेंस बोलता हूँ राम इज़ डॉक्टर यट लेजी, सच है क्या? गलत है। क्यों? क्योंकि लेजी तो नहीं है, मैं जानता हूँ हार्ड वर्किंग है, ठीक है ना बच्चों। तो राम इज़ अ डॉक्टर स्टिल ही इज़ लेजी, गलत हो गया, क्योंकि राम तो हार्ड एंड की तरह काम कर रहे हैं कुल मिला के। ये वर्ड्स इंग्लिश वाली बात बोल रहा हूँ, अरे सेंटेंस में कभी यट बट दो स्टिल लिख जाए तो इसको और की तरह मत ट्रीट करना, इसको एंड की तरह ही ट्रीट करना। ओके बच्चों, उसके बाद लिखना है यार थर्ड, ये सेकंड हो गया कंजंक्शन, ट्रूथ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पता ही है। थर्ड लिख देना आप इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन नेगेशन तो आपको पता ही है, बस सिंपल बाहर हो जाता है तो उसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। नेगेशन के लिए फिर से मैं वेन डायग्राम, अरे सॉरी ये क्या हो गया, हाँ एक मिनट इसको एडजस्ट कर देता हूँ बस। इसके इम्प्लीकेशन के लिए फिर से अपन वेन डायग्राम बना देते हैं बच्चों। तो यार ये ऐसे हिल जा क्यों जा रहा है, देखो बच्चों इम्प्लीकेशन के लिए फिर से वेन डायग्राम बना देता हूँ। तो अभी आपको पता है 2 3 4 रीजन याद हो गए ना, 2 3 4, और आपको याद हो गया ना वो पी बार वाला। देखो अभी मैं भी बता देता हूँ फिर से, पी क्यू 1 2 3 4, तो पी इम्प्लाई क्यू में कौन सी रीजन होती थी, 2 3 4। अब इसका सबूत बार बार मत पूछना बच्चों, एक बार देख लिया बहुत है, वरना नोट्स में भी पीछे चले जाओगे तो 2 3 4 जगह ये ट्रू होता है, 2 3 4 पे ये क्या होगा ट्रू, और 1 पे ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसा, अब इसमें और क्या क्या मैंने बताया था बच्चों, बाकी तो हाँ एक ये बताया था पी इम्प्लाई क्यू, जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या मतलब होता है, नेगेशन पी यूनियन क्यू, याद है ना बच्चों, ये देख लो याद नहीं हो तो, ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी ना बच्चों, वही बात है बस ये, है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इम्प्लीकेशन, हाँ जी। तो जैसे मैंने बताया ना स्टिल ये एंड की जगह ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसी तरह से इम्प्लीकेशन में क्या क्या वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। इम्प्लीकेशन में क्या क्या वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, जैसे अगर है ना, इसका मतलब तो क्या होता है, इफ़ पी देन क्यू, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज, या और मैं वर्ड यूज़ ही नहीं करता हूँ, इफ़ पी एंड क्यू, इतने इतने तरह से इसको पढ़ते हैं। सेकंड ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि क्यू इज़ एसेंशियल फॉर पी, क्यू इज़ एसेंशियल, ऐसा लिख रखा होगा, एसेंशियल फॉर पी ऐसा लिख रखा हो ना, कि जैसे स्टेटमेंट क्यू इज़ एसेंशियल फॉर स्टेट पी, ये ट्रू है या नहीं है, तो बस देख लेना पी, इसकी पी इम्प्लाइज क्यू की ट्रूथ टेबल बना लेना कुल मिला के, ठीक है ना, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है। तीसरा और क्या क्या वर्ड यूज़ हो सकते हैं, पी सफिशियंट फॉर क्यू, पी इज़ सफिशियंट फॉर क्यू, ये तो बस इंग्लिश वाली बातें कर रहा हूँ ना बच्चों में। पी ओनली इफ क्यू, पी ओनली इफ क्यू, तो जैसे एक सेंटेंस है, इफ राम इज डॉक्टर देन ही इज लेजी, और राम इज डॉक्टर ओनली इफ ही इज लेजी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैथ्स में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसमें ग्रामर वाले लोग मत आ जाना यार। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है बच्चों, मेरे को पता है ये सब इंग्लिश वाली बातें, पर ठीक है पता हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो थोड़ी सी एक बीच में मैं ना इसके आगे और बात करूँगा, देखो एक और बात कर लेते हैं, एक सितारा लगा के नोट लिख लेते हैं बच्चों, कि अगर पी क्यू को इम्प्लाई कर रहा है, स्टेटमेंट दे रखा है आपको, एक गिवन स्टेटमेंट दे रखा है,
ठीक है ना बच्चों। तो अगर बोले कि व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये भी इंग्लिश वर्ड है बच्चों, कन्वर्स याद रखना, मतलब आज तक तो याद रखा ही था, पर कन्वर्स मतलब क्या होता है, क्यू इम्प्लाइंग पी। इनवर्स अलग होता है इसमें भाई, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ी थोड़ी ग्रामर की बातें और करूंगा बच्चों, इसके बाद पक्का नहीं करूंगा। इनवर्स मेरे को पता है ये थोड़ा पार्ट बोरिंग जाता है। इनवर्स मतलब नेगेशन पी इम्प्लाइंग नेगेशन क्यू, और कॉन्ट्रापोजिटिव कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है बच्चों, नेगेशन क्यू इम्प्लाइंग नेगेशन पी। थोड़ा सा इसको इधर खसका देता हूं मैं, नेगेशन पी। अब देख लेते हैं क्या करके ना। अच्छा बच्चों, पी इम्प्लाई क्यू क्या होता था आप सभी को पता है, मेरे को भी पता है, नेगेशन पी यूनियन क्यू, याद है ना बच्चों, नेगेशन पी यूनियन क्यू। तो क्यू इम्प्लाई पी क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू यूनियन पी। नेगेशन पी इम्प्लाइंग नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी, मतलब पी यूनियन नेगेशन क्यू। और नेगेशन क्यू इम्प्लाइंग नेगेशन क्यू हो जाएगा, नेगेशन क्यू यूनियन पी। ठीक है क्या बच्चों। अच्छा अब यार ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं ना, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना यार, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नेगेशन पी यूनियन क्यू। राम इज अ डॉक्टर और इंजीनियर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज एन इंजीनियर और अ डॉक्टर, है ना। ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिखते हैं ना, बस वही लिखा है मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक स्टेटमेंट, बस मेरा मकसद यही था बच्चों। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, नेगेशन क्यू यूनियन पी। तो मेरा मकसद क्या था बच्चों कि एक, इसको ग्रीन सर्कल में करता हूँ, एक स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव एकदम सेम होता है, और एक स्टेटमेंट का कन्वर्स और इनवर्स हमेशा सेम होता है। समझ पा रहे हो क्या बच्चों। देखो मैं लिख देता हूँ यार, क्या लिख दूंगा यहाँ पे, स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव एकदम सेम होता है, और उस किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स और इनवर्स सेम होता है। मतलब ये आपसे पूछ सकते हैं कि कोई गिवन स्टेटमेंट है उसका इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव और स्टेटमेंट एक ही जैसे होते हैं, और कन्वर्स और एक इनवर्स सेम होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ठीक है यार, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ बच्चों, इंग्लिश में बता देता हूँ ना, इंग्लिश में बता देता हूँ बच्चों कि एक स्टेटमेंट क्या है बच्चों। देखो इंग्लिश से शायद तुमको फील आ जाए। एक गिवन स्टेटमेंट क्या है, गिवन स्टेटमेंट जीएस, राम इज अ टीचर, जो अपना स्टार्टिंग से चला आ रहा है, ये पी हो गया, याद रुको, राम इज अ टीचर, इफ राम इज अ टीचर देन ही इज हार्ड वर्किंग, है ना बच्चों। तो ये क्या हो गया अपना गिवन स्टेटमेंट, पी इम्प्लाई क्यू वाला गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें पी और क्यू छाट छाट के निकाल सकते हो क्या बच्चों। पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा राम इज अ टीचर, और क्यू क्या हो जाएगा, राम इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग, है ना, इज हार्ड वर्किंग। बस अब अगर आपसे कोई पूछे ना, अब सवाल कैसा आएगा, देखो लिखा सवाल आएगा, इफ स्टेटमेंट इज गिवन दैट इफ राम इज अ टीचर देन ही इज हार्ड वर्किंग, फाइंड द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट, इनवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये कन्वर्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, पर समझ गए तुम, कन्वर्स। तो देखो एक एक करके सब लिख देते हैं। पहले अपन लिख देते हैं, सबसे पहले अपन लिख देते हैं बच्चों कन्वर्स लिख देते हैं। कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स क्या होता है मित्रों, कन्वर्स होता है पी बार यूनियन, सॉरी क्यू बार यूनियन पी, मतलब क्या हो जाएगा कि राम इज
नॉट हार्ड वर्किंग और ही इज अ टीचर। समझ रहे हो ना, पी यूनियन क्यू बार, ये होता है ना इसका कन्वर्स। तो क्या हो जाएगा, राम इज अ टीचर और ही इज नॉट हार्ड वर्किंग। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, मतलब हाँ, मतलब वो और वाला भी बिल्कुल सही बोला, कोई गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही बोला, पर अपन बेसिक इस पे आए थे। हाँ वो तो बिल्कुल सही बोला मैंने। इस पे आ जाते हैं कि इस पे कि इफ़ राम इज़ हार्ड वर्किंग देन ही इज़ टीचर। समझ लो ना, सिंपल सिंपल सिंपल, इस पे गए नहीं। ए राइट वालों पे जाओ मत, सिंपल लेफ्ट वालों पे रहो, लेफ्ट वालों पे रहो, लेफ्ट वालों पे रहो, इतना दिमाग लगाने नहीं, बहुत कम दिमाग, जो कह रहा है बस इंग्लिश में चेप दो, ये है ना। हाँ, स्टेटमेंट क्या है, इफ़ राम इज़ टीचर देन ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ़ राम इज़ हार्ड वर्किंग देन ही इज़ अ टीचर। अच्छा, उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ़ राम इज़ नॉट अ टीचर देन ही इज़ नॉट हार्ड वर्किंग। और इस चौथा क्या हो जाएगा, इफ़ राम इज़ नॉट हार्ड वर्किंग देन ही इज़ नॉट अ टीचर। चारों समझ गए क्या बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ठीक है यार। उसके बाद लिखना है, इसको छापो फटाफट। ठीक है ना बच्चों, अब अपन थोड़ी आगे की बातें कर लेते हैं। तो ये हो गए अपने चारों बातें हो गई, डबल इम्प्लीकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं इम्प्लीकेशन हो गया, डबल इम्प्लीकेशन भी आपको पता है। डबल इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, डबल इम्प्लीकेशन भी बोल देता हूँ मैं फटाफट। चौथा क्या हो जाएगा, डबल इम्प्लीकेशन, डबल रीजन याद है ना बच्चों, बस रीजन याद है बहुत है, डबल इम्प्लीकेशन की रीजन याद होनी चाहिए। मेरे को तो याद है डबल इम्प्लीकेशन की रीजन थी, रीजन नंबर 2 और 4 याद है ना, 2 3 4 और 1 2 4 का इंटरसेक्शन लिया था बच्चों, यार याद आ रहा है जितना। तो 1 2 3 4 क्या बोल देंगे, 2 और 4 पे ये ट्रू है, और 1 और 3 पे ये फॉल्स है। ठीक है ना बच्चों, बाकी थोड़ा और डिटेल में जाओ तो 2 वाली रीजन कौन सी थी, जहाँ पी भी ट्रू क्यू भी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे पी भी पढ़ रहा है क्यू भी पढ़ रहा है ना, तो पी भी ट्रू क्यू भी ट्रू, मतलब जब दोनों ट्रू तब ये ट्रू, जब पी भी फॉल्स क्यू भी फॉल्स तब भी ये ट्रू। हाँ बाकी एक ट्रू एक फॉल्स तब ये फॉल्स। ठीक है ना बच्चों, ओके। इसके बाद हेडिंग डालना इम्पोर्टेंट नोट्स। इसके बाद हेडिंग डालना इम्पोर्टेंट नोट्स। इसमें लिखना पहला नोट, इफ अ स्टेटमेंट is always true, then it is called as, then it is called as tautology, tautology। एग्जाम्पल देखो, एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, देखो P और नेगेशन P और Q। बच्चों देखो ना, अगर इसकी ट्रूथ टेबल बनाने निकले आप, तो पता है आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले P का लिखना पड़ेगा, फिर नेगेशन P, बहुत मेहनत है। इससे अच्छा सेट से देखो, ट्रूथ टेबल से भी मैं भी दिखा दूंगा, अभी बताऊंगा कि कितनी ट्रूथ टेबल कितनी बनानी पड़ती है, कितने रोज़ और कितने कॉलम्स होते हैं, वो सब भी मैं बताऊंगा बस इसी के अगला नोट में। पर फिलहाल ये समझो बच्चों कि यार सेट से कितना आसान है, कितनी चुटकियों में हो जाएगा सेट से। पता है कैसे चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि देखो आप सेट ए यूनियन बी यूनियन सी को इस तरह से भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, वो भी आगे पढ़ लेंगे, वरना इतना तो कॉमन सेंस से भी तुम्हारा काम दिमाग चलता होगा बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना बच्चों, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों मैं, पी और नेगेशन पी और क्यू। एक बात बताओ बच्चों, ए यूनियन ए बार
तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और यूनिवर्सल सेट को किसी के भी साथ उसका यूनियन ले लो, वो तो यूनिवर्सल सेट ही रहेगा। तो इसको टी बोल देंगे, टोटोलॉजी। तो इसकी आप ट्रूथ टेबल बनाओगे ना, अभी जो मैं बताऊंगा कैसे ट्रूथ टेबल के लिए, पता है कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? पहले पी बनाऊंगा मैं, फिर क्यू बनाऊंगा मैं, देखो कितनी मेहनत है। मैं तुमको वैसे ही थोड़ा सा आइडिया देता हूँ जिसको समझ में आ रहा होगा। फिर मैं बनाऊंगा नेगेशन पी की, फिर मैं बनाऊंगा क्यू के बारे में, फिर एक और मैं यहाँ पे बनाऊंगा नेगेशन पी यूनियन क्यू के बारे में, और इसको मैं बोल दूंगा कोई आर। ठीक है ना, ये ट्रूथ टेबल बनी ये। और फिर अब इसका पी और इन दोनों का यूनियन लूंगा मैं, तो टू टू ट्रू ट्रू पे ट्रू, समझ रहे हो ना वो और वाली जो ट्रूथ टेबल थी, कितनी मेहनत है। और सेट, और तो जब आएगी ना ट्रूथ टेबल तो आपको दिख जाएगा ये हमेशा ही ट्रू 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 आ रहा होगा, चाहे पी और क्यू कुछ भी हो जाए बच्चों। तो ट्रूथ टेबल से ना जाते हुए सेट से जाना कितना आसान हो गया। और ये तो जबकि बहुत आसान सवाल था, जो सवाल आएंगे मेंस में तो और लंबे चौड़े आएंगे। तो ट्रूथ टेबल से बनाना मतलब पन्ने भरना। अभी मैं बताऊंगा अगले पॉइंट में कितनी रोज और कितनी कॉलम लगते हैं ट्रूथ टेबल को बनाने के लिए बच्चों। ठीक है ना। तो हाँ बच्चों, आज क्या है ना यार, आज डिनर है तो वो कुछ दूसरे घर पे है, तो वहाँ पे मम्मी को छोड़ के आया। तो फिर मैंने सोचा अभी 2 घंटे खाना बनेगा तब तक, और भूख लग रही थी मेरे को। तो मैंने सोचा पहले यहाँ आ जाता हूँ, एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि अभी तुम लोग का टेस्ट आ रहा है, वो वीडियो डाल दूंगा और फिर वापस वहाँ चला जाऊँगा। तो अब मेरे को लग रही है भूख। तो अब अपन, वैसे बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, आधे घंटे का और बचा है बच्चों, ज़्यादा नहीं। तो सुनना, तो ये टोटोलॉजी हो गई, समझ में आ गया क्या बच्चों? टोटोलॉजी हो गई। अच्छा, अभी एक और स्टेटमेंट देखना, सेकंड है कि इफ़ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, इफ अ स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, देन इट इज कॉल्ड एज फैलेसी। ठीक है ना बच्चों, एफ भी बोलते हैं इसको, फैलेसी डिनोटेड बाय एफ। फॉर एग्जांपल एक फैलेसी में लिख के दिखा देता हूँ, एक स्टेटमेंट, ये लो स्टेटमेंट मेरा हो गया पी एंड नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। देखो बच्चों, इसको क्या लिख दोगे, इन दोनों का जैसे भी इंटरसेक्शन लोगे तो क्या लिख दोगे, पी इंटरसेक्शन पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार। एक बात बताओ बच्चों, ये तो ऐसे ही फाई आ गया ना बच्चों यार, ये तो फाई आ गया ना बच्चों। फाई, क्योंकि पी खुद में और खुद के बार में कुछ कॉमन होता है बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए बार तो फाई होगा ना, और फाई का किसी के भी साथ इंटरसेक्शन लोगे वो फाई ही आएगा, मतलब उसकी कहीं नहीं चलेगी बच्चों, उसकी कहीं नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, सी से भी डिनोट करते हैं और एफ से भी करते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्शन फैलेसी, और कॉन्ट्राडिक्शन लिख दो, फैलेसी और कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको मैं सी और एफ कुछ भी लिख सकता हूँ। छाप लेना बच्चों। तो देखो क्या कितने कितने तरह के स्टेटमेंट होते हैं बच्चों, कितने कितने तरह के होते हैं, टोटोलॉजी, फैलेसी, और अदरवाइज उसको बोल देंगे कंटिंजेंट। अदरवाइज जहाँ पे कभी ट्रू हो कभी फॉल्स हो, अदरवाइज स्टेटमेंट इज कंटिंजेंट। थोड़े वर्ड्स ज़्यादा हो गए, मेरे को ही पता है बच्चों, केमिस्ट्री टाइप के हो गए, इतने सारे याद भी नहीं रहते हैं, सच बात तो ये। बच्चों मैं बता रहा था ना कि यार देखो ट्रूथ टेबल क्यों नहीं उसका जवाब भी देखो। तो इतना लिख लिया ना, ये दोनों नोट्स हो गए बच्चों। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट ये भी लिखना बच्चों, थर्ड पॉइंट तो ये हो गया ना, अदरवाइज अ स्टेटमेंट इज कंटिंजेंट। चौथा पॉइंट लिखना बच्चों, चौथा पॉइंट लिखना, इफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट contains अल्फा नंबर ऑफ सिंपल स्टेटमेंट, या कंपोनेंट स्टेटमेंट भी बोलते हैं, याद है ना आपको, सिंपल को कंपोनेंट स्टेटमेंट, अल्फा नंबर ऑफ
सिंपल स्टेटमेंट्स या कंपोनेंट स्टेटमेंट्स एंड बीटा नंबर ऑफ कनेक्टिव्स and beta number of connectives then its truth table will have बच्चों वैसे एकदम कॉमन सेंस की बात है, नहीं लिखवाता है कोई, ऐसा नहीं कि याद रखना वाली बात है। विल हैव 2 की पावर अल्फा रोज, एकदम कॉमन सेंस से बताता हूँ कैसे, ये साइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। और मतलब पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा कॉलम्स, पहले इसको छाप लो बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा कॉलम्स छाप लिया बच्चों। अब इसको देखो, अभी समझते हैं एक सेकंड, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं था, ठीक है ना। सुनने में लग रहा है ये क्या चल रहा है, कहाँ से क्या चल रहा है, अभी रो कॉलम क्यों आ गए, ये इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं, आइडिया दे दूं कि यार ट्रुथ टेबल से कितना डेंजर जा सकती है चीज़ें, कितनी डेंजर जा सकती हैं बच्चों। तो कहने का मतलब देखना, जैसे कि अगर सिंपल है, अगर ऐसा है P और Q, इसमें पता है कितनी थी, छोटी सी ट्रुथ टेबल बनेगी इसकी, कैसी, प्यार से एक P एक Q, एक P यूनियन Q, T F T F, ठीक है बच्चों। इसको पूरी क्या ही लिखूँ मैं, T F, ठीक है ना। हाँ, मुद्दा क्या है, रोज़ क्या है, रोज़ कितनी है इसमें, रोज़ कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 रोज़ हैं। क्यों, क्योंकि जब छोटे छोटे स्टेटमेंट ही दो हैं P और Q, तो उनकी जो रो उन्हीं पे होगा ना, T F T, तो उनका तो आउटकम्स 2 की पावर 2 ही हो सकते हैं ना। जैसे मान लो 3 आउटकम हो जाते हैं, तीन छोटे स्टेटमेंट हो जाते हैं P Q R, तो 3 सिक्के उछालने पे कितने आउटकम आते थे, 2 की पावर 3 आते थे ना बच्चों। वही हो जाएगा T F या T F F T F T, वो 8 जो आउटकम आते हैं हेड टेल वाले, वो सारे आ जाते, तो 8 रोज हो जाती। और कॉलम्स कितने हो जाएंगे वो भी देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा कॉलम्स। अब जैसे इसमें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू थी 2 और बीटा की वैल्यू कनेक्टिव कितना था 1, तो 2 + 1 3। अब देखो इसको एक बड़े एग्जांपल से समझ लो, जैसे एक एग्जांपल हो गया, मान लो नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q का यूनियन और Q यूनियन नेगेशन ऑफ R। अब बच्चों खुद ही सोचो ना, पहले तो ट्रुथ टेबल में कॉलम्स रोज़ कितनी होंगी, 8 रोज़ होंगी बच्चों। क्यों, क्योंकि P Q, ये बहुत यार चिंदी पॉइंट है बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आई क्या होगा। देखो बच्चों 8 तो होंगी ऐसी हॉरिजॉन्टल में, और कनेक्टिव कितने हैं, 1 कनेक्टिव, 2 कनेक्टिव, 3 कनेक्टिव, 4 कनेक्टिव, 5 कनेक्टिव, 5 तो कनेक्टिव है, 5 तो कनेक्टिव है, बीटा की वैल्यू 5, अल्फ़ा की वैल्यू 3, तो 8 कॉलम्स होंगे। उसका भी लॉजिक बहुत आसान है ना बच्चों, 8 कॉलम तो होने ही पड़ेंगे ना यार बच्चों, क्यों होने पड़ेंगे, खुद ही सोचो। एक कॉलम में आएगा P, एक में Q, एक में क्या आ जाएगा बच्चों, P इंटरसेक्शन Q, ये चीज़, एक में उसका नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, फिर एक में आ जाएगा Q, फिर एक में आ जाएगा नेगेशन R, फिर एक में इन दोनों का यूनियन। 1 2 3 4 5, बहुत बच्चों वाली बात चल रही है, इन दोनों का यूनियन, तो ये आ जाएगा P यूनियन नेगेशन R। अब देखो बच्चों, एक मसला ये हो गया, एक मसला ये हो गया, इन दोनों का 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों का क्या आ जाएगा बच्चों, इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। सॉरी, नेगेशन ऑफ आर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी क्या, वापस देख लेता हूँ, P लिखा, Q लिखा, P इंटरसेक्शन Q लिखा, फिर नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q लिखा, तो ये पूरा आ गया। फिर मैंने क्या लिखा, Q लिखा हुआ पड़ा था, नेगेशन R लिखा, तो फिर P यूनियन, सॉरी Q यूनियन है ना, तो Q यूनियन नेगेशन R,
तो ये कितना हो जाएगा, क्यू यूनियन नेगेशन आर, हो जाएगा क्यू यूनियन नेगेशन आर। और क्यू यूनियन नेगेशन आर के बाद ये एक चीज़ बन गई, ये एक चीज़ बन गई, तो अंत में इन दोनों का यूनियन लिख देंगे। और इसका क्या यूनियन आ जाएगा बच्चों, और सॉरी यार, एक और मैंने आर नहीं लिखा ना बच्चों, यार आर भूल गया मैं लिखना, एक और मैं बना देता हूँ, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एक ही, समझ गए, हो गया, क्या टाइम पास चल रहा है, नेगेशन आर। तो फिर एक फाइनली आ जाएगा इन दोनों का यूनियन, इसका और इसका यूनियन। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो, और 8 ये, 8 रो 8 कॉलम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। ठीक है बच्चों, चलो छाप लेना इसको। उसके बाद लिखना बच्चों यार, एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। तो एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में लिखना, एलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स में लिखना बच्चों, पहला है आइडेम्पोटेंट रूल। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। आइडेम्पोटेंट रूल, आइडेम्पोटेंट रूल क्या बोलता है, जैसे ए यूनियन ए होता था ना, वैसे ही पी यूनियन पी बराबर कितना हो जाएगा, पी ही हो जाएगा। पी इंटरसेक्शन पी बराबर भी कितना हो जाएगा, पी ही हो जाएगा एक। फिर दूसरा है कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल में क्या बोल देंगे बच्चों, पी इंटरसेक्शन क्यू किसके बराबर होता है बच्चों, क्यू इंटरसेक्शन पी, या फिर क्या बोल सकता हूँ, पी यूनियन क्यू किसके बराबर होता है, क्यू यूनियन पी। उसके बाद वही सारे सेट्स वाले चल रहे हैं बच्चों, सारे सेट्स वाले। उसके बाद लिखना एसोसिएटिव रूल, एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल क्या हो जाएगा, पी यूनियन क्यू यूनियन आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। आपने अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ देखी जो एसोसिएटिव नहीं थी, दिमाग में क्या आ रहा है बच्चों आज तक, एक चीज़ तो मेरे को भी याद आ रही है, पता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। याद है ना, वो एक क्रॉस भी, क्रॉस सी करते थे तो कुछ और आता था, जबकि एक क्रॉस भी क्रॉस सी करते थे तो कुछ और आता था। फिर एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या होता है बच्चों, साधारण सा, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर कितना हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा पी का आप क्यू के साथ यूनियन ले लो और उसका इंटरसेक्शन, सेट थ्योरी एकदम, पी का आर के साथ यूनियन के साथ इंटरसेक्शन। उसी तरह से पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर कितना हो जाएगा, पी का क्यू के साथ इंटरसेक्शन ले लो और यूनियन में क्या लगा दो, पी का आर के साथ इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है क्या बच्चों। अच्छा, उसके बाद लिखना पांचवा, पांचवा क्या होता है कि आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल क्या रहता है, पी का पॉलिसी के साथ अगर यूनियन लेंगे तो वो पी ही आ जाएगा, पी का टोटोलॉजी के साथ यूनियन लेंगे तो वो टोटोलॉजी आ जाएगा। खुद ही सोचो ना कि टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, पूरा यूनिवर्सल सेट। टोटोलॉजी मतलब तो हमेशा ट्रू, कौन सी रीजन में हर जगह ट्रू, मतलब हर जगह प्रेजेंट है वो, यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं एक पी का, मैं पॉलिसी मतलब नल सेट के साथ यूनियन ले लूँ तो पी ही आ जाएगा। अच्छा, इस पी का पॉलिसी के, सॉरी, टोटोलॉजी के साथ यूनियन ले लूँ तो पूरी टोटोलॉजी आ जाएगी साक्षात। समझ में आ रहा है क्या बच्चों। उसी तरह से पी का पॉलिसी के साथ इंटरसेक्शन ले लूँ तो पॉलिसी आ जाएगा। किसी भी नल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन तो नल सेट ही होता है, और अगर टोटोलॉजी के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लिया तो साक्षात वो पी ही आ जाएगा। क्योंकि देखो ना, पी ये ए का, अगर मैं मतलब ये समझ लो ना, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो कितना होता है, ए ही तो हो जाता है ना बच्चों। सेट थ्योरी है, प्रॉपर सेट थ्योरी है, ठीक है ना बच्चों। फिर
छठा है कॉम्प्लीमेंट रूल। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या बोलता है? पी यूनियन नेगेशन पी कितना हो जाएगा मित्रों? टोटोलॉजी हो जाएगा ना यार। ए यूनियन ए बार पूरी दुनिया यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। पी इंटरसेक्शन पी बार पॉलिसी हो जाएगी। समझ में आता है बच्चों? फिर एक अपना वर्ल्ड फेमस डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन लॉ याद ही होगा आपको। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है बच्चों? पी यूनियन क्यू का बार कितना होता था मित्रों? पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार। सिमिलरली पी इंटरसेक्शन क्यू का बार कितना होता था बच्चों? पी बार यूनियन क्यू बार। छाप लेना, फटाफट छाप लेना। ठीक है बच्चों। एक सवाल करना बच्चों। इसको छाप लिया क्या बच्चों? इसके बाद एक सवाल लिखना। क्वेश्चन है राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? पी यूनियन पी इम्प्लाइंग क्यू इंटरसेक्शन क्यू। बताइए बच्चों आप इसकी ट्रूथ टेबल बताइए मेरे को। मतलब ट्रूथ टेबल पता है? मतलब जैसे ट्रूथ टेबल का मतलब ये हो गया। अब टेबल मत बनाने लग जाना, मेरे को तो सीधे आंसर चाहिए। पी क्यू टी 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 एफ एफ टी एफ एफ और ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ यूनियन नेगेशन पे ये। अब बताओ इसकी क्या ट्रूथ टेबल बनेगी? तो एक तरीका तो क्या है, अभी जो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बताई वो सब करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है ना? क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? एक स्टेटमेंट ये पी लिखना पड़ेगा, फिर क्यू लिखना पड़ेगा, फिर नेगेशन पी लिखना पड़ेगा, फिर क्यू लिखना पड़ेगा, नहीं क्यों, फिर क्यों नहीं, फिर ये इम्प्लाई ये लिखना पड़ेगा, उसकी मैंने ट्रूथ टेबल सिखा रखी है। फिर ये जो बन के आएगा यहाँ पे, उसका क्यू के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और जो फाइनल आएगा उसका पी के साथ यूनियन लेना पड़ेगा और उसका नेगेशन लेना पड़ेगा। बड़ी मजदूरी है बच्चों, तुम समझ गए। कर सकते हो ट्रूथ टेबल से, देखो मना ही नहीं है बच्चों, मना ही बिल्कुल नहीं है, पर यार बहुत टाइम लग जाएगा। कर सकते हो इजीली, मैं तो कह रहा हूँ ट्रूथ टेबल से भी एक बार कर लेना जब मैं इसको नॉर्मल से बताऊँ तो। पर एक बार वैसे नॉर्मली ट्राई करो बच्चों, सेट थ्योरी से। जैसे पॉज कर लो वीडियो को और ट्राई करो, और 20 सेकंड बाद मैं भी आता हूँ। देख लो बच्चों, बता देता हूँ यार। देखो बच्चों, अभी मैंने एक ही बात याद रखने को बोली है लगभग, आपको बहुत ज़्यादा बार जो फोकस करके बोली है वो क्या बोली है? इम्प्लाई वाले का सेट थ्योरी वाला फंडा। वापस बोल देता हूँ। ये अगर आपको याद हो तो ये कितना बताया था मैंने? इसका नेगेशन यूनियन क्यू, ये याद है ना? बस ये याद हो ना तो बच्चों बाकी तो यार चीज़ें वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ये है, फिर यूनियन पी हो गया, इसका नेगेशन। अच्छा, अगर मैं इधर एसोसिएटिव लगा दूं तो क्यू इंटरसेक्शन क्यू, वो क्यू ही हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा पी यूनियन क्यू, और बाहर नेगेशन भाई साहब बैठे ही हैं। फिर से पी यूनियन पी, वो पी ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया बच्चों? ये आ गया पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार। फटाफट ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगी बच्चों? ये पी ये क्यू, मैं तो कहता हूँ इसी की बना दो, पी यूनियन क्यू की, और उसका नेगेशन बना दो, नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू। टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, तो टी 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 एफ, और उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? एफ
टी एफ एफ टी, बस ये बन गई बच्चों ट्रूथ टेबल। समझ में आया क्या बच्चों? उसी तरह से एक और इसको छाप लेना फटाफट। एक मैं 3 वाला एग्जांपल भी करा देता हूँ बच्चों, इसको छाप लेना फटाफट। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन है P इंटरसेक्शन Q यूनियन R का नेगेशन। ट्राई करेंगे बच्चों, इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। और मैं तो कहता हूँ सेट थ्योरी से ही करो यार बच्चों, अच्छा रहेगा। पता है फटाफट हो जाता है, खटाखट। और बाकी नॉर्मल करना चाहो तो देखो तुम्हारी मर्जी, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है। तो अपने अपने देखो तरीके हैं बच्चों। ये P, ये Q, ये R, P Q R। रीजन देख लो, 1 2 3, इसको 4, 2 3 को 5, 1 3 को 6 और ये 7, ऐसी रीजन बना दी। तुम्हारा मन है बच्चों, ठीक है ना। और एक जो बाहर है जिसका कोई सगा नहीं है उसको 8 में डाल दिया। अब तुम खुद बताओ, P यूनियन Q, सॉरी P इंटरसेक्शन Q, कौन कौन सी रीजन आ गई बच्चों? P इंटरसेक्शन Q मतलब 4 और 7 आ गई। P इंटरसेक्शन Q मतलब 4 और 7 आ गई। और यूनियन लेना है R के बार के साथ, 1 4 2 8। देखो ना, R का बार, R को छोड़ के सब कुछ, तो ये कितना हो जाएगा? 1 4 2 8। मानते हो क्या बच्चों? 1 4 2 8 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अगर मैं इन दोनों रीजन का यूनियन ले लूँगा तो यूनियन वाली रीजन क्या आ जाएगी? 1 4 या 1 फिर 2, अरे यार 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 7 के बाद 8, ये 5 रीजन आ जाएगी। इन 5 रीजन में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा मित्रों, इन 5 रीजन में ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो बस अब खींच दो ट्रुथ टेबल। हाँ, वो 8 वाला तो बनाना ही पड़ेगा ट्रुथ टेबल में, क्योंकि ट्रुथ टेबल में वैसे ही तो 8 एलिमेंट होंगे ही ना यार मित्रों। उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये P, ये Q, ये R, ये गिवन स्टेटमेंट, ठीक है ना बच्चों। तो देखना P Q R और गिवन स्टेटमेंट, इतना लंबा मैं नहीं लिखने वाला, पर तुम समझ गया, लिख ही देता हूँ, अपनी ज़िंदगी में है ही क्या। P इंटरसेक्शन Q यूनियन R का बार, है ना बच्चों। देखो 1 2 4 7 8 में ये ट्रू है, रीजन 1। रीजन 1 में क्या क्या, या पहले ऐसे कर देता हूँ यार, 2 जो बन सकते हैं ना, टी को रखे, टी एफ टी, सॉरी टी 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 एफ टी एफ, ये तो ट्रू के लिए बना दिए, और फॉल्स के लिए भी बना देता हूँ। फॉल्स के लिए टी टी एफ टी एफ, ये फॉल्स। अब देखते जाओ, खट देखते जाओ। पी क्यू आर ट्रू ट्रू ट्रू, कौन सी रीजन? रीजन नंबर 7। रीजन नंबर 7 है क्या अपने में? बिल्कुल है, ट्रू मार दो। वापस आराम से सुनो बच्चों। पी क्यू आर जहाँ तीनों ट्रू हैं वो 7, ये वाली रीजन, विक्स की गोली है वो। और विक्स की गोली में अपना गिवन स्टेटमेंट ट्रू है क्या? बिल्कुल है, तो ट्रू लगा दो। फिर टी एफ टी मतलब कौन सी रीजन हो गई बच्चों? टी एफ टी, तो वो हो गई, एक सेकेंड ना, छठी रीजन हो गई मित्रों मेरे ख्याल से। छठी रीजन में पहला ट्रू है, आर वाला ट्रू है, और क्यू वाला फॉल्स। रीजन नंबर 6, क्या रीजन नंबर 6 अपने इसमें है क्या? तो फॉल्स कर दिया। फिर टी टी एफ मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं है। पहला है, दूसरा है, तीसरा नहीं, मतलब रीजन नंबर 4। रीजन नंबर 4 है क्या? तो ट्रू, मतलब इसमें है ना अपने रीजन नंबर 4। समझ गए होगे यार बच्चों। इन जगहों पर, इन जगहों पर गिवन स्टेटमेंट ट्रू होगा। समझ गए क्या बच्चों? टी एफ, अब पढ़ लोगे क्या बच्चों? टी एफ मतलब रीजन नंबर 1 मतलब ट्रू हो गया। फिर एफ टी टी कर ही देता हूँ पूरा यार। एफ टी टी पहला फॉल्स, बाकी दोनों ट्रू हों,
पहला फॉल्स हो बाकी दोनों ट्रू, मतलब ये तो पांचवी रीजन है, पांचवी रीजन आ रही है क्या, नहीं फॉल्स। फिर एफ टी एफ, एफ टी एफ मतलब पी और आर फॉल्स हो क्यू ट्रू हो, पी और आर फॉल्स हो और क्यू ट्रू हो, मतलब रीजन नंबर टू, रीजन नंबर टू मतलब ये तो ट्रू हो जाएगा। फिर एफ एफ टी, पी और क्यू फॉल्स हो, पी और क्यू फॉल्स हो और आर ट्रू हो, मतलब रीजन नंबर थ्री, रीजन नंबर थ्री है क्या अपने इसमें, रीजन नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। और एफ एफ एफ, एफ 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 मतलब रीजन नंबर एट, रीजन नंबर एट तो है, ये ट्रू हो गया। बच्चों समझ में आया क्या यार, ठीक है क्या बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बस यही है लगभग, इसमें अब तुम सवाल देख लेना प्रीवियस ईयर वाले, और उसके बाद अगर तुमको फिर भी कोई डाउट आता है कि सर ये एक ये इसका डेफिनेशन क्या होता है सर, तो वो मैं तुमको बता दूंगा। ये सब कुछ छाप लेना बच्चों, छाप ही लिया होगा। बाकी कुछ भी डाउट हो तुमको तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कभी भी कर देना बच्चों। ओके, अब मैं जाता हूँ और खाना वाना खाता हूँ। चलो बच्चों यार, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, इतना देख लिया हो तो। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।